हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का मैथ का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं आप अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में अच्छा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ चतुर्थांश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में जानिएगा कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन से चलिएगा। तो 2 + √3 दिया गया है, जहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। √5 का भी वर्गमूल ना होने का यह परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा ना, तो √3 से √3 एक मरतबे कट जाएगा, तो ये 2/1 बचेगा, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2 घात वाले समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहा जाता है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 2 होती है, वहीं पे द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को फार्मूला बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा ना देकर दोनों पे 45 डिग्री दे दिया गया है, जो कि दोनों का मान समान है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान भी 1 हो जाएगा। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं ना, तो साइन 45 का मान 1/√2 बैठा दीजिएगा, इसका स्क्वायर तो आप ये स्क्वायर दे दीजिएगा। उसके बाद में cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा। उसके बाद में a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 हो जाएगा। 2 कैल्शियम लगा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ऊपर होगा 1 + 1। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1 में 1 जोड़ने पे 2 होता है और 2 को 2 से कटा देते हैं तो भी 1 आता है। तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 के माध्यम से बोला गया है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी प्रायिकता का जो मान है ना, वो 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतम प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। वहीं पे संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान भी 1 होता है। असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 यानी 0 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि पाई है, यानी पूछा गया है कि पाई जो है ये कौन सी संख्या है। दोस्तों याद रखिएगा, पाई बोला जाएगा तो अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है ना, ये 22/7 होता है। तो 22/7 भले परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन सा होगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए बहुपदों का शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को सेम टू सेम लिख दिए हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, तो एक में एक से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एक आएगा, और बीच में 2 दिया गया है तो 2 को आपको ऐसे दो संख्याओं में बांटना होगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक एक को लेंगे, एक में एक गुना करने पे 1 हो जाता है और एक में एक जोड़ने पे ये 2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिख दिए हैं। ये 2x के बदले में हम लिखेंगे x प्लस x, तो देखिए 2x भी हो गया और x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 1 को सेम टू सेम लिखिए। यहाँ पे दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग प्लस a को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे भी x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी x प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे और x प्लस 1 तो दोनों में उभयनिष्ठ है यानी दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब आप ही बताइए कि x प्लस 1 बराबर 0 होता है तो x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस 1 बराबर 0 होते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब -1 होगा जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लिए हैं तो इस पे हम लोग अनगिनत इस प्रकार से अनंत स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। तो सवाल बोला जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। लेकिन बोला जाएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 हो जाएगा। फिर बोला जाएगा कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 9 कहता है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर ज्ञात करना आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। परिसर का जो फार्मूला होता है ना वो होता है ऊंची सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं तो उसे ही हम लोग परिसर कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30 है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 9 है, यानी 30 में से 9 को हटा देना होगा तो 21 बचेगा जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 का रहा है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो ये आपसे तो फार्मूला बोला गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, वहीं पे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है किसी घटना ई के लिए प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा किसी भी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश बराबर जो होता है ना वो 1 होता है। यह एक फार्मूला है। इस फार्मूला के माध्यम से कोई भी घटना का प्रायिकता का मान दिया गया रहता है और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जो मान बनाते हैं तो हम बनाते हैं 1 माइनस P इंटू ई वाले फार्मूला के माध्यम से बनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम बराबरता का जो मान होता है उसे ही ना हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें अधिकतम बराबरता का जो मान है वो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ सॉरी 6 का रहा है 11 आ रहा है, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 11। अगला सवाल क्वेश्चन 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा कोई भी ऐसा चर है जैसे 1/x बोल दिए, अगर कोई भी चर बट्टा में हो तो ये आपका बहुलक नहीं होता है, सॉरी बहुपद नहीं होता है। कोई भी चर में बट्टा में पावर दे दिया गया हो तो ये आपका बहुपद नहीं होता है। कोई भी ऐसा चर है जो रूट में है ये आपका बहुपद नहीं होता है। इसके अलावे कोई भी ऐसा समीकरण दिया गया हो जिसमें चर पे बट्टा ना दिया हो, चर बट्टा में ना हो, चर रूट में ना हो, तो ऐसे तमाम बहुपदों को हम लोग बहुपद के ऐसे तमाम समीकरणों को बहुपद कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। पहला ऑप्शन में आपका बहुपद के सारे शर्तों को पूरा कर रहा है, ऑप्शन बी भी शर्तों को पूरा कर रहा है,
ऑप्शन डी भी बहुपद होने के सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा ना, तो देखिए एक्स पर यानी चर पे 1/2 पावर में है, जिस कारण ये बहुपद नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए साइन 35 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इंटू 90 में से आप 35 डिग्री हटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका 55 डिग्री आएगा। और नीचे वाला जो दिया गया था ना कॉस 55, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए, कॉस 55 का कॉस 55 रहने दीजिए। ऊपर साइन इंटू 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ पे दोस्तों 55 डिग्री है। और नीचे वाले कॉस 55 को सेम टू सेम लिख दीजिए कॉस 55। अब कॉस 55 डिग्री से कॉस 55 डिग्री एक मरतबे कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब एक होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए पी -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करने के लिए आप सभी को सबसे पहले ए का मान लिखना होगा। तो ए का मतलब प्रथम पद का मान -3 है। उसके बाद में हम निकालेंगे डी का मान। दोस्तों डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो A2 - A1 होता है। A2 का मान -1/2 दिया गया है, माइनस A1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे +3 हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा 2 और 1 एलसीएम 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -1 में -1 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है -1 होगा। प्लस का प्लस लिखिएगा, 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोस्तों -1 और +6 मिलकर ये होता है 5 और बटा में है 2। तो इस प्रकार से डी का मान हमारा आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है 11वां पद। 11वां पद ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला a + 11 में से a कम कर लीजिए तो 10 बचेगा, इसके साथ डी लगा दीजिए, आपका 11वां पद निकल जाएगा। ए का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में -3 दिया गया है तो -3 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ना, तो देखिए 10 का 10 लिखेंगे गुणे डी का मान। तो डी का मान दोस्तों कितना है, तो डी का मान 5/2 निकाले हैं, तो आप 5/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए 2 काटेगा 10 को, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 5 में 5 ना कीजिएगा तो 25 जाएगा। अब -3 और +25 मिलकर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 22 होता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा ना, तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 22 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि बहुपद 4x² - 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान सबसे अंतिम वाला मान c का मान होता है जो 1 दिया गया है। a का मान फर्स्ट वाला 4 है तो 4 लिख दीजिए। यानी अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो c/a का मान 1/4 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 कह रहा है कि एपी का पहला पद ए और सार अंतर डी है, तो इनवा पदों का योग क्या होगा। यानी आप सभी से एपी में जितना भी योग ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला का यूज करते हैं ना, उसी फार्मूला को बता देना है। तो योग ज्ञात करने के लिए एपी का जो फार्मूला होता है वह होता है एसएन बराबर n/2 × 2a + n-1 गुणे डी होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन में कहता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है और यह 1/√3 के कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए tan 30 का मान। तो दोस्तों tan 30 का मान 1/√3 होता है, जो 1/√3 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 19 का रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये 3πr² होता है। वहीं पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1, √2 यहाँ पे गुना में दिया गया है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि कॉस्ट में कितने डी का जो मान है वो 1/√2 के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर साइन में और कॉस्ट में 45 डी का मान 1/√2 के बराबर होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या हो जाएगा। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा को। अल्फा बीटा कैल्शियम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बटा का जोड़ बनाएगा तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। ए से ए को घटा दीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा ना वो माइनस बी बटा सी प्राप्त होगा। अब बी का मान देखिएगा तो ऑलरेडी माइनस में 3 दिया गया है, तो माइनस और इंटू माइनस हम लोग 3 लिख सकते हैं। सी का मान की बात करें तो 5 लिख सकते हैं। दोस्तों माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी एक प्लस 3 हो जाएगा और बटा में 5 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 आने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभव डी बराबर क्या होता है। दोस्तों हमेशा के लिए जान ही जाइए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल को बराबर होने के लिए डी का जो मान होता है ना ये 0 के मान के बराबर होता है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो कई बार आपके एग्जाम पेपर में डी बराबर 0 ना देकर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दिया जाता है, तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होता है। यहाँ पे आपसे कोटि का मान बोला गया है, तो पहला जो मान होता है ना 3, -4 में पहला जो मान हो जाएगा वो आपका भुज का मान होता है। दूसरा वाला जो y का मान होता है वो कोटि का मान कहलाता है। और इस क्वेश्चन में भी आपसे कोटि का मान पूछा गया है, तो कोटि पूछा है तो -4 आंसर, भुज पूछा जाता है तो 3 आंसर। तो फिलहाल यहाँ पे कोटि पूछने के कारण इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा -4। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 24 का रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा घनाभ का जो आयतन होते हैं ना वह होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आयतन बोला जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसे शॉर्टकट में LBH बोला जाता है। विकर्ण बोला जाएगा ना तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बोलते हैं। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दिया जाएगा तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये तमाम ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिएगा तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, यानी समकोण है, और कोण ए का मान 40 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा कोण ए प्लस कोण बी और प्लस में होते हैं कोण सी, तो कोण ए कोण बी और कोण सी का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको भी मालूम होगा। कोण ए का मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, तो 40 डिग्री दिया गया है, तो कोण ए का मान 40 डिग्री लिखिएगा। कोण बी का जो मान है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिखिएगा। कोण सी का तो मान दिया नहीं गया तो कोण सी लिखिएगा। और बराबर में कितना है, तो आप बोलेंगे सर बराबर में 180 डिग्री है। अब यहाँ पे करना क्या है कि देखिए 90 और 40 को ऐड करना है, तो ये आपका ये 130 हो जाएगा और प्लस में कोण सी बचेगा, बराबर में है इधर 180। यदि आप कोण सी बराबर लिखते हैं 180 तो प्लस में जो 130 है ना बराबर के इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 130 हो जाएगा। अब 180 में से 130 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का सही जवाब 50 हो जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी में 50 डिग्री दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है कि देखिए जो चीज़ दिया गया है ना उन दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए, प्राप्त संख्या आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री दिया गया था और 40 डिग्री दिया गया था, तो 90 डिग्री को और 40 डिग्री को एक साथ ऐड करते तो 130 हो जाता। अब 180 में से 130 को हटा लीजिए, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन का सही जवाब 50 डिग्री आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको 90 संख्याओं का जोड़ा लगाना होगा। कैसे लगाइएगा, तो 10 25 और इंटू 10 65 को एक साथ लिखिएगा तो आपका ये 90 का जोड़ा लग चुका है। उसके बाद में यहाँ पे लिखिएगा 10 20 इंटू 10 70 लिख लीजिएगा। दोनों में एक एक निष्पत्तियों को तोड़ देना होगा। 10 25 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो 10 इंटू 90 में से 25 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 65 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 65 को सेम टू सेम छोड़ देना होगा। 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा होते हैं, तो लिख दीजिए कॉट और थीटा का मान 65 है। फिर इंटू यहाँ पे भी 10 65 को सेम टू सेम लिखिए। इसी प्रकार से दूसरे वाले पक्ष को भी आपको सॉल्व करना होगा। तो आप सभी को एक फार्मूला बताया जाता है कि कॉट 65 इंटू 10 65 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सही जवाब 1 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP है, तो कौन ऐसा कोण है जो दूसरे कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसमें नाम रखना है यहाँ पे A, यहाँ पे B रखना है, यहाँ पे C रखना है। इसे रखना है P Q और R रखा गया है। बोला है AB PQ। दोस्तों ये जो भुजा है ना ये PQ के बराबर है, ठीक है। BC और RP ये बराबर है। तो यहाँ पे कोण देखिएगा तो कोण B बराबर किसका हो जा रहा है, तो कोण P के। तो यहाँ पे इसी भुजा की बात किया जा रहा है, तो कोण B बराबर कोण P ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में देखिएगा तो 10 में स्वयं तथा एक के अलावे अन्य संख्या से भाग लगने के कारण ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन बी में भी अन्य संख्या से भाग लगता है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं तथा एक के अलावे अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा के लिए जान जाइए, आसान ट्रिक, कि कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर दिया गया है ना, तो जो चीज़ ऊपर दिया जाता है वही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आता है। ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है तो कॉट स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यदि ऊपर टेन स्क्वायर थीटा दे दिया जाता ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब टेन स्क्वायर थीटा आ जाता। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 30 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं और क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में परिमाप यानी परिधि कितना होता है वृत्त का, तो 2 पाई आर होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कटा दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 2 आर, एक आर से एक आर कट जाएगा तो अभी भी यहाँ पे एक आर बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यानी आर का मान जो त्रिज्या का मान होगा ना वो 2 मात्रक होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 का रहा है कि बिंदु ए में दिया गया 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स का मान देखिएगा तो 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। वाई का मान देखिएगा ना तो 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। है दोस्तों 9 और 4 13 होता है, यानी रूट अंडर 13 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रूट अंडर 13 इकाई। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। गुणनफल ज्ञात करने का मतलब गुणनफल दो संख्या गुणनफल क्या होता है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो एचसीएफ का मान 15 दिया गया है, एलसीएम का मान 90 दिया गया, दोनों में गुना कर लीजिए तो 9 पचे 15 नवा 135 होता है और एक जीरो यहाँ पे छोड़े हैं तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। इस प्रकार से आसानी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1350 मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल इसमें 33 का रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर 60 लिखेंगे, तो दो यहाँ पे जो गुना में था ये भाग में हो जाएगा और ये कट के 30 डिग्री हो जाएगा।
यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो गया है। अब हमसे बोला गया है साइन थीटा का मान बताइए, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा साइन और थीटा बराबर क्या है, तो 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 होता है। तो 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 34 का रहा है कि आकृति में पी ए और पी बी दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेमी है, कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है, तो स्पर्श रेखा पी बी की लंबाई क्या हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना, ये आपस में बराबर होती है। यानी ए पी की लंबाई पी बी के बराबर होगी, तो जब ए पी का मान 8 सेमी है तो इसका मान भी कितना होगा, तो सर 8 सेमी होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 35 को देखिए। क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कितना होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि दो रैखिक समीकरण का जो आलेख है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तब रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 36 का रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये किसने कहा था। दोस्तों याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। और थेल्स में भी यही कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई अन्य रेखा दो बिंदुओं पर समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 हमारा कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया जाता है और इसी का जो कोण होता है ना, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो सम्मुख कोण का मतलब जो आमने सामने का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाएगा और एक कोणों का योगफल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 38 का रहा है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात 25:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद करने के लिए देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया गया है तो इसलिए हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो इसे हम लोग लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आयतन का अनुपात लिख सकते थे। कैसे लिखते, तो पाई आर यहाँ पे क्यू कर देते, पाई आर क्यू, और यहाँ पे भी कर देते पाई आर क्यू कर देते। आज कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 से 4/3 कटता, पाई से पाई कट जाता और आयतन का अनुपात 125 और यहाँ पे 27 हो जाता। अब यहाँ पे आर क्यू दिया गया है, तो यहाँ से दोनों पर से आर पर से क्यू हटाएंगे तो ये क्यू रूट में चढ़ जाता। तो 125 को हम लोग लिख सकते थे 5×5×5 यानी 5×25 = 125। 27 को लिख सकते थे 3×3=9, 9×3=27। तो यानी R1/R2 का जो मान हो जाता ना, वो कितना होता है 5/3 हो जाता। यहाँ से हमारा R का मान निकल जाता। उसके बाद ही हम इसका ज्ञात करते पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। अब हम क्या करते, इसका अनुपात ज्ञात करते, फिर लिखते 4πr²। याद रखिएगा त्रिज्या का अनुपात हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो निकाले हैं 5/3। अब यहाँ पे क्या करते, 4 से 4 कटा दे, पाई से पाई कटा देते। आर का मान हमारा मालूम है 5/3 है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो 5/3 का हम लोगों को स्क्वायर कर देना पड़ता। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 25 होता है। अनुपात 3 का स्क्वायर 3×9 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 25:9 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 39 कहता है कि यदि cos थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों सेक थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़ा जाता है, क्या चीज़, तो एक होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/ और cos थीटा का मान तो x का रहा है ना, तो cos की जगह पे x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1/x क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A में 2,4, B में 0,6, C में 4,1 है, तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2 + x3
बटा 3 होता है। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। यहाँ पे x1 का मतलब पहले वाला मान 2 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4 है, बटा 3 लिखेंगे। तो 4 2 6 0 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग लगा के देख लीजिए तो 2 आएगा। तो x का मान हमारा 2 आ गया है। उसके बाद में y1 प्लस y2 पर देखिए x का मान 2 आया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में निकलना है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है, तो लिखिएगा 4 प्लस 6, और y3 का जो मान है वो -1 है, तो -1 लिखिएगा बटा 3। तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा 2 आया था, बाद वाला आंसर 3 आ गया है। तो अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 41 को देखिए, इन पदों वाले AP का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या हो जाएगा। छठा पद कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला होता है a प्लस छठा पद निकालने के लिए 5d हो जाएगा, ठीक है, 5d हो जाएगा। तो यहाँ पे 5d लिखिए, तो 6 प्लस 5d में कैसे कीजिएगा, तो 7 पचे 35, 8 पचे 40, और यहाँ पे होते हैं 7 छक 42, तो यहाँ पे ऐसा कीजिएगा कि कर दीजिएगा 42, और 42 प्लस 7 मिलके कितना होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 49 होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल करता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए 3:5 दिया गया था ना, तो 3 के स्क्वायर कर लीजिए 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कर लीजिए 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 43 कहता है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 का मान यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, x1 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा, इसके बाद स्क्वायर कर लीजिए। y2 का मान 3 है तो 3 लिखिएगा, y1 का मान -1 है तो माइनस और माइनस यहाँ पे +1 हम लोग लिख सकते हैं। 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 बच जाएगा, और -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 में 1 जोड़ के देख लीजिए 4 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 और 4 हो जाएगा हमारा 20। अब 20 का हमें गुणनखंड करना होगा, कैसे करिएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 पचे होते हैं 20। आप जरा ध्यान दीजिएगा, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा और केवल 5 रूट में ही बच जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 44 करता है, समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विविक्तर बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम पेपर में आपसे विविक्तर पूछे, प्रकृति पूछे या आपसे विवेचक पूछे, प्रत्येक स्थिति में आपको डी ज्ञात करना पड़ता है, और डी बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो b का मान की बात करें तो दूसरे वाला b का मान यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 25 हो जाएगा, और 4 गुने a का मान 2√2 है, गुने c का मान √2 है। कैसे बनाइएगा, तो 25 को 25 रहने दीजिए और 4 को भी 4 रहने दीजिए। √2 में √2 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में हो जाएगा 25 - 4 × 16, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण में विविक्तर के बराबर जो होगा वो 9 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है, बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। x1 का मान 3 है और प्लस x2 का मान -3 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बटा 2। तो 3 और 3 यहाँ पे इसे कटा भी दीजिएगा तो 0 बटा 2 करके कितना आ जाएगा, तो 0 ही ना आएगा। उसके बाद में y1 का मान, तो y1 का मान 4 है, y2 का मान 8 है, तो 8 लिखिए बटा 2 कीजिए, 8 4 12, 12 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो पहले वाला में 0 आया है, बाद में 6 आया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 0,6 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 कहता है, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इस प्रकार से आप एक मीनार बनाइएगा, उसके पाद की जो दूरी है वो 21 मीटर है, ये आपका 21 मीटर है।
ये जो कोण बना रहा है ना, ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो इसका नाम रख लीजिएगा ए, बी और सी। हमें ये ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, यानी पी हमें ज्ञात करना है और बी ऑलरेडी दे रखा है। तो पी बटा बी किस में होता है, तो tan में होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री से, तो सर 30 डिग्री से। फार्मूला पी बटा बी होता है, तो पी बटा बी रहने दीजिए। tan में 30 का मान 1/√3 होता है। पी का मान नहीं दिया गया है, लेकिन बी का मान कितना है दोस्तों, तो 21 है। आप यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि p में √3 से गुना हो जाएगा, तो p गुने √3 हो जाएगा। 21 में 1 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप p बराबर 21 लिखते हैं तो √3 गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। तो 21/√3 हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। लेकिन 21/√3 को देखेंगे तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो √3 से इसे थोड़ा सा और सरल करेंगे, परमीकरण कर देंगे। 21 में √3 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 21 √3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। इसे हम लोग कटा सकते हैं कि 7 तिरका 21, तो ऊपर 7 √3 हो गया है। चलिए ऑप्शन में देखने जा रहे हैं कि 7 √3 दिया गया है या नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो 7 √3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, दो भिन्न त्रिज्या यानी अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं ना, ये हमेशा समरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 कहता है यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों कौशिक थीटा का फार्मूला h/p होता है। एच का जो मान है वो 5 है, पी का जो मान है वो 3 है। हमें ज्ञात करना है कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी होता है। तो पी का तो मान हम ऑलरेडी 3 लिख सकते थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें चाहिए बी का मान, और बी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बी का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला की हमें शायद लेनी होगी। तो एच का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 जाएगा। पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों 25 में से 9 घटा लीजिएगा 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो बी के स्थान पे आपको 4 लिखना होगा। तो इस प्रकार से कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 49 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर इसमें 8 सेमी दिया गया है, तो EF का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2AE किया गया था, तो यही 2 से आपको 8 में जाके गुना कर देना होगा। तो कितना होता है, तो 8 दूनी 16 होता है सर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही है। यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये πr² थीटा बटा में 360 होता है। ऐसा ऑप्शन आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए तमाम ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन बी में देखिएगा ना, तो p बटा 720 और πr² दिया गया। थीटा का मान यहाँ पे p को हम लोग कैसे कटा सकते हैं, 360 मरतबे कटा सकते हैं। 2 से कटाएंगे 360 दूनी 720 हो जाता है। तो इस प्रकार से πr² p डिग्री बटा 360 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही यदि आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरा मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके अच्छी से अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारा एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे जाके सभी सेट का ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सभी विषय का PDF भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।